हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारे क्या, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जिनको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। तो आज हमारी इस टॉपिक की 6ठी क्लास है। अब तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो एक बार मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही लंबा चलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी से छोटी बात सब बता के चलूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। ज़्यादातर क्वेश्चन रैंडमली देखोगे आप, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जैसे इस टॉपिक में आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि आर्टिकल 14 में कौन सा राइट है, आर्टिकल 15 में कौन सा है, 16 में कौन सा है ना। तो ये सारे पढ़ेंगे। ये सारे पढ़ने के बाद जैसे सब एक आर्टिकल आता है, एक अधिकार है जैसे समता का अधिकार। तो समता के अधिकार के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही कर दिया हो गया कंप्लीट। तो इसी वजह से ये बहुत ही लंबा चलने वाला है टॉपिक। ठीक है, तो अब तक की क्लासेस में हमने क्या पढ़ लिया था? रोज की तरह एक बार 2 सेकंड, 10 20 सेकंड, 10 सेकंड जितने भी लगेंगे उस पर रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जो संविधान है उसके कौन से भाग में आते हैं और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। फिर उसके बाद हमने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी विशेषताओं के बारे में जाना था। फिर हमने पढ़ा था कि आर्टिकल जो 12 है, अनुच्छेद 12 जो है भाग 3 का, उसमें राज्य की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है वो पढ़ लिया था। फिर हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अनुच्छेद 13 है वो क्या बताता है, वो क्या घोषणा करता है कि जैसे कि जो मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां हैं उनके बारे में हमें आर्टिकल 13 बताता है। ठीक है, तो अब तक हमने इतना पढ़ लिया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मूल अधिकार है क्या क्या। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? मूल अधिकार। तो सबसे पहले अधिकार जो है, मूल अधिकार, वो कौन सा आता है? सबसे पहला अधिकार आता है समता का अधिकार। तो ये जो समता का अधिकार है, ये इससे रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं? ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, जो भी अनुच्छेद 14 से 18 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल 14 से 18 तक, ये सब किसके अंदर आते हैं? समता के अधिकार के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या बताते हैं ये आर्टिकल्स, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। कि विधि के जो समक्ष है समता है, मतलब जो विधि है सबके लिए क्या है? समान है। तो ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? ये आता है आर्टिकल 14 में। तो ये अनुच्छेद 14 हमें बताता है। फिर आगे आता है धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये आर्टिकल 15 बताता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी लिंग का हो, कहीं भी जन्मा हुआ हो, मतलब उसका जन्म भारत में किसी भी प्रदेश में हुआ हो, तो उस किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार हैं। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये हमें आर्टिकल 15 बताता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कौन सा आता है हमारा? आगे आता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये आर्टिकल 16 बताता है, मतलब कि लोक नियोजन के लिए सबको समान अवसर की प्रधानता की गई है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो ये आर्टिकल 16 हमको बताता है। आगे बताता है जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। मतलब जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसका अंत कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 17। और आचरण निषिद्ध मतलब कि सबके लिए समान आचरण होना चाहिए। तो यह होगा, ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 17 हमको बताता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कौन सा आता है? आगे आता है आर्टिकल 18। तो उसमें क्या है? सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। मतलब उपाधियों का अंत, जैसे राजा महाराजाओं वाली उपाधियां मिल जाती थी लोगों को,
तो उन सब का जो अंत होता है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 18 में बताया गया है कि अब भारत में किसी को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, सिर्फ सेना संबंधी या विद्या संबंधी जो उपाधियां दी जाएंगी, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, या फिर वो जो सेना से रिलेटेड जो होते हैं जितने भी पुरस्कार होते हैं, ठीक है, तो ये सब पुरस्कार दिए जाएंगे, सिर्फ ये उपाधियां मिलेंगी किसी भी व्यक्ति को। कैसे क्या है वो हम डिटेल में बाद में जानेंगे, अभी मैं डिटेल में इस बारे में डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है उपाधियों का अंत? आर्टिकल 18। तो ये कौन सा हो गया हमारा जो समता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक आती हैं जो बातें, तो वो सब हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आगे चलते हैं। अब आगे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, दूसरा मूल अधिकार है। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है? आर्टिकल 19 से 22 तक जो बातें बताई गई हैं, तो वो क्या है? स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है 6 अधिकारों की सुरक्षा। मतलब कि जो आर्टिकल 19 है वो हमारे 6 अधिकारों की सुरक्षा करता है। हमको आर्टिकल 19 के तहत 6 अधिकार प्राप्त हैं। कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का स्वतंत्रता, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार, कहीं भी रहने का, कहीं भी निवास करने का अधिकार, और वृत्ति का अधिकार। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19 के तहत है। ज़्यादा डिटेल में फिर बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण। ये आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 क्या है कि कोई भी अपराधी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके संबंध में उसको भी अधिकार है कि वो अपना वकील हायर करे, अपना वकील करे। और वो भी अब मतलब कि पुलिस ने क्या है, पुलिस का क्या है, अगर ये अधिकार नहीं होगा तो पुलिस तो किसी को भी उठाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो जो कैदी है जो जेल में गया है, तो उसको भी अधिकार है खुद का बचाव करने का, खुद का वकील हायर करने का। तो उसको भी क्या है, उसके भी अधिकार होते हैं। तो उसके तहत क्यों? क्योंकि पुलिस ने बेवजह किसी को उठा लिया, तो उसको भी तो अधिकार होना चाहिए। वो भी तो प्रूफ करेगा कि जो पुलिस कह रही है वो चीज़ गलत है, वो बात गलत है। तो इसके संबंध में ये है। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल हमें 20 बताता है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण, सबको क्या है? जीने का अधिकार है। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल 21 हमको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। भारत में जितने भी बच्चे हैं उनको क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। मतलब कि 14 वर्ष तक उनको फ्री में शिक्षा दी लेने का या प्राप्त करने का अधिकार है। ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? ये भी हमको आर्टिकल 21 ही बताता है। तो आर्टिकल 21 में 2 अधिकार हो गए, एक तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और एक शिक्षा का अधिकार। तो ये कौन से आर्टिकल में हो गए? ये दोनों बातें हो गई आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, गिरफ्तारी और निरोध के लिए संरक्षण। वो हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? वो आर्टिकल 22 हमको बताता है। ठीक है, ये बातें आर्टिकल 22 के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या आता है। आगे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, यदि उसके साथ शोषण हो रहा है तो उसको उसके विरुद्ध क्या क्या अधिकार है। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? तो ये आर्टिकल 23 और 24 में इसके बारे में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 23 और 24 हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है। सबसे पहले आता है बाल श्रम पर प्रतिषेध। मतलब कि जो बच्चों से मजदूरी वगैरह करवाते हैं या अपने घर में 14 साल से छोटे बच्चों को नौकर रख लेते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी कानूनन अपराध है। तो ये हमें आर्टिकल कौन सा बताता है? आर्टिकल 23 इसके बारे में बताता है। फिर आगे आता है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब कि छोटा बच्चा, कोई भी नाबालिग बच्चा कारखानों में काम नहीं कर सकता। यदि ऐसा कोई करवाता है तो ये भी क्या है? एक
अपराध है। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है हमको? आर्टिकल 24 इसके बारे में हमको बताता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको किसी भी धर्म में के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 25 से 28 तक इन बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या क्या बताया गया है चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानना, मतलब कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अंतःकरण की जो धर्म की आबाद रूप से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी आचरण को वो अपना सकता है, उसको किसी भी धर्म का हो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इस तरह की स्वतंत्रता है हर एक व्यक्ति को। ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल 25 हमको बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई पारसी हो, तो वो अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उनको ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो ये हमें किस आर्टिकल में बताया गया है? ये हमें आर्टिकल 26 में बताया गया है, या फिर ये आर्टिकल 26 हमको इस बात की स्वतंत्रता देता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कि कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। यह हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 27 हमको इस बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जो कुछ शिक्षा संस्थान है, मतलब कोई व्यक्ति चाहे गवर्नमेंट स्कूल नहीं, जो प्राइवेट कोई भी व्यक्ति अपना स्कूल खोलता है, जैसे मदरसे हो गए या फिर किसी भी तरीके के कोई स्कूल हो गए, तो वो क्या कर सकता है, उस अपने धर्म से रिलेटेड बच्चों को शिक्षा दे सकता है, उसको इस बात का भी अधिकार है। तो इस बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 28 हमको इस बारे में बताता है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, डिटेल में नहीं है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो भारतीय संस्कृति है और शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उसके संबंधी क्या क्या अधिकार हैं, ये हमको कौन से आर्टिकल्स बताते हैं? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हमको इस बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। जो भी अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, अल्पसंख्यक मतलब कि जो कम है, जो जिनकी तादाद कम है, जिस धर्म के लोगों की, तो उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करना, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 29 हमको बताता है। आर्टिकल 29 इसके बारे में हमको बताता है। फिर क्या है? फिर आगे दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब जो भी माइनर लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई अपने धर्म मतलब शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन करने का उनको अधिकार है। किनको? अल्पसंख्यक वर्गों को। ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 30 हमको ये बताता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे हमें बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब ये है हमारे रिट, जिसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये कौन सी हैं? चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें बताया गया है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका बचाव करने के लिए हमको उच्चतम न्यायालय का जाने का अधिकार है। इसमें शामिल याचिकाएं हैं। अब इसमें कौन सी रिट शामिल है, कौन सी याचिकाएं शामिल है? सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
ठीक है। फिर आता है परमादेश, फिर प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण, फिर आता है अधिकार प्रच्छा, अधिकार पृच्छा। ये आर्टिकल 32 हमको जो हमारी 5 रिट्स हैं उनके बारे में बताता है। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेक्षण क्या होता है, या फिर अधिकार परीक्षा क्या होता है, अब हम आगे नेक्स्ट जब पढ़ेंगे डिटेल में धीरे एक एक करके सबको जानते चलेंगे। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे जो संविधान में मूल अधिकार हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये थे हमारे 6 मूल अधिकार या फिर हमारे मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। तो आई होप आपको अच्छे से सारी बात क्लियर हो गई होगी, सारा जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और समझ आइए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइज, आपकी 2 दिन से साइंस की क्लास नहीं हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही है? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसके नोट्स बने हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्लास आपकी बना के अपलोड कर देती हूँ। बट साइंस में पहले मुझको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर पीडीएफ वगैरह बनानी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है, वो बने हुए नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कर नहीं पा रही हूँ। जैसे ही तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो आपकी वो क्लास होने लगेगी। ठीक है, तो इतने आप पहले का रिवाइज कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।